जूम कर देना इसको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आप हैं दिव्य दृष्टि के साथ और हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का प्रोग्राम, एक बहुत ही शानदार। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइमली हो जाएगा सिलेबस। चलिए, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम आज देखेंगे कि सर पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, कल हमने बात की थी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास पे। वो सारी चीजें आपको इतना ज्यादा अपने डेप्थ में नहीं है, तो अपने जितना जरूरी था वो हो गया। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे किस पे। मैं अब आप कमेंट रोक दो, आपके सारे कमेंट बिल्कुल लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्रिश जी, पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है इस चीज में। सारे कमेंट अपन लास्ट में 5 मिनट में। आ जाओ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे बात करेंगे, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस वाले भाग को आज अपन देखने वाले हैं। तो हेडिंग आप लगा लीजिए, और आज आपको प्रॉपरली ये नोट्स हैं, कल वाले भी आ गए थे और आज भी ये नोट्स है वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिकली अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब सर कल हमने देखा था कि ये पृथ्वी प्रॉपरली तरीके से बन चुकी है, इस पे जीवन की उत्पत्ति हो चुकी है, तो क्यों ना हम इस पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है वो देखा जाए। इस पृथ्वी के अंदर जो मिस्टीरियस चीजें हैं वो सारी चीजों का क्या किए जाए, अध्ययन किया जाए। ठीक है, ठीक है, उन सारी चीजों पे बात की जाए। तो पृथ्वी के अंदर अगर देखा जाए तो दो तरीके की चीजों का अपन बेसिकली एक सिंपल सा अध्ययन अगर देखते हैं कि मान के चलो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पूरा बाकी का, इस पैनल को आप, बाकी का जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इसको बाकी का पूरा आप यूनिवर्स माने, तो इस यूनिवर्स के हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस यूनिवर्स के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। ठीक है, इस स्पेस के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, हम मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह कहां पे है, वो सारी चीजें हमारे माइंड में है। लेकिन जब इस पृथ्वी पे जिस पे हम रहते हैं इसकी डेप्थ की बात करते हैं, तब हमें ज्यादा ज्ञात तत्व इसके बारे में नहीं है, कुछ अजम्पशन है, कुछ हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे कुछ सोर्स हैं, उन्हीं से हमें पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक चीजें ऐसी हो सकती है। क्योंकि आज तक जो मैक्सिमम डेप्थ जहां तक हमें पृथ्वी की एकदम एग्जैक्टली डिग करके, खुदाई करके जो ज्ञात है, वो एग्जैक्टली आपकी 11 से 12 किलोमीटर है। इतना ही हम डेप्थ में इस अर्थ को क्या कर पाए हैं, डिग कर पाए हैं, खोद पाए हैं, खुदाई कर पाए हैं। क्योंकि उसके बाद इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, चीजें ढंग से काम नहीं कर पाती, और बहुत सारी चीजें हैं अदर, जो अर्थ की जो अंदर की जो प्लेटें हैं, जो लेयर्स है वो आती है, बहुत सारी वाटर फिलिंग है अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं, हार्ड और स्ट्रक्चर है, और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो प्रॉपर्ली सिस्टम है वो काम नहीं करता, जिससे हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं देख पाते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक, कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, कुछ ऐसे स्रोत हैं, कुछ ऐसे सोर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, जिसको हमने 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांट रखा है। अलग अलग उनकी जो, उनके अंदर जो मिनरल्स है, उनके अंदर जो खनिज है, उस हिसाब से, पॉसिबिलिटी के हिसाब से बांट रखा है। लेकिन ज्यादा हमें उसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं है। जो अनंत आकाश है उसके बारे में हमने दूर दूर तक हमारे सैटेलाइट्स छोड़ रखे हैं, मून तक आदमी पहुंच चुका है, मंगल तक हमने मिशन भेज दिया, उससे आगे जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हमें जानकारी है। लेकिन जिस सरफेस पे हम रहते हैं उस सरफेस के बारे में, अंदर क्या है, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात तत्वों का जो अपने पास संज्ञान जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि अंदर की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसकी वजह से हम उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा सकते। लेकिन थोड़ा बहुत हमें क्या है, उन चीजों के बारे में पता है। और वो कैसे पता है, वो सिंपल सा कि सर अंदर परिस्थितियां चल कैसी रही है, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम क्या कर रख सकते हैं,
डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर चीजें किस तरीके की है, किस काम की है। एक बार जल्दी से मैं फिर से सबके कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में 1 मिनट आपको दे दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। और इसके अलावा हाँ, मैं सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल लास्ट में देख लूँगा। अभी एक बार आप पढ़ाई पे ध्यान दें और बातचीत ना करें, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। अब देखो, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो बेसिकली एक छोटे से डायग्राम से पहले हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग को समझने की कोशिश करते हैं कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब बात करते हैं तो यानी ये हमारी पूरी की पूरी अगर पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, तो इसके अंदर का जो भाग दिखाया गया है, इसके अंदर का जो भाग आपको दिखाया गया वो कुछ इस प्रकार का है। वो अंदर से छोटा छोटा करते हुए जो भाग है वो किस प्रकार का है, वो सरफेस जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो सरफेस जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा भूपर्पटी बोलते हैं, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, यानी क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट, जिसको भूप्रपटी, जिसपे हम खड़े हैं, ये वो भाग जिसके ऊपर हम खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूप्रपटी। इसको थोड़ा सा अंदर और चला जाए, इसके अंदर की स्ट्रक्चर को, ये वाली जो स्ट्रक्चर 2 नंबर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और थर्ड लेयर जो आपको ये दिख रही है पृथ्वी के अंदर की, जो और ज्यादा अंदर है, जो और ज्यादा अंदर जो आपको ये लेयर दिख रही है, इसको हम कंसोलिडेट फॉर्म में दोनों को कोर बोलते हैं। लेकिन जो बाहर है, जो बाहर की तरफ संरचना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बाहरी कोर या आउटर कोर बोलते हैं, आउटर कोर बोलते हैं। और जो एकदम अंदर की तरफ संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक कोर या फिर इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की संरचनाओं को बेसिकली अगर बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को हमने वैसे देखा जाए तो 3 भागों में बांट रखा है, 3 भागों में बांट रखा है। उनमें पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? भूपर्पटी, या जिसको हमने क्या कह रखा है? क्रस्ट। और ये हिंदी इंग्लिश का मत रखो रे, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में टर्म थोड़ी सी ईजी है, बाकी ये पूरा हिंदी में ही है, ठीक है। अब कमेंट ना करो और पढ़ लो, एक बार रुक जाओ, लास्ट में 5 मिनट में सारा आंसर कर दूंगा। अब कमेंट ना करो भाई, बाता ना करो। योगी जी पढ़ने पर ध्यान दो, हाँ ठीक है। अब कोई कमेंट ना करो, शांत रहो, ठीक है। क्रस्ट नंबर 2 की जो संरचना है उसको हमने क्या बोला सर? उसको सर हमने बोला था मेंटल, उसको हमने क्या बोला था? क्रस्ट, मेंटल। और जो नंबर 3 की संरचना है, जो बिल्कुल अंदरूनी संरचना है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, कोर। अब सर कैसे पता चलता है कि मेंटल कौन सा है, क्रस्ट कौन सा है और कोर कौन सा है? अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की, अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो हमारी भूपर्पटी के लगभग ऐसे मानिए कि लगभग 70 किलोमीटर की डेप्थ तक, लगभग 70 किलोमीटर की डेप्थ तक हमारा कौन है? हमारा क्रस्ट है, भूपर्पटी। यानी यहां से लेके अगर मैं 70 किलोमीटर तक की खुदाई करता हूं तो मुझे किसकी लेयर की बारे में ज्ञात होता है? इस ऊपरी भाग का जो क्रस्ट है इसके बारे में। और यहां से निकल के अगर मैं लगभग मान लो 70 से लेके और 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक जो गड्ढा खोदता जाऊंगा, इतना नीचे तक खोदूंगा, तो वो हमारी लेयर कौन सी है? वहां तक कौन सी चलती जाएगी? 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक कौन सी चलती जाएगी? कौन सी चलती जाएगी? मेंटल चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और अंदर चला जाऊं, उसके बाद अगर और अंदर चला जाए, 2900 किलोमीटर तक की ये हो गई। उसके बाद 2900 से और आगे अगर हम जाते हैं और लगभग ऐसे मान लो कि लगभग कितना किलोमीटर चला जाए? लगभग 2900 से आगे 2200 किलोमीटर और चले, 2200 किलोमीटर के समथिंग हम और चले। यानी आप ऐसे मान लो कि लगभग 4100 किलोमीटर के आसपास इस डेप्थ तक जाते हैं, तब हमें कौन सा मिलता है? आउटर कोर मिलता है। तब कौन सा मिलता है? आउटर कोर मिलता है। और लगभग इससे आगे जितना भी हमारा 6364 है या 6300 जो है, इस डेप्थ तक हमारा कौन है? ये इनर कोर है, ये इनर कोर है। इस तरीके की स्ट्रक्चर पे बात हम करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि लगभग 17 किलोमीटर तक तो हमारा क्रस्ट है, उसके बाद हमारा लगभग बात करें तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, उसके बाद सारा जो बच गया वो क्या है? कोर है, ठीक है। उसके बाद जो सारा बच गया, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। सर एक सिंपल फॉर्म में होता तो मजे आ जाते, सिंपल फॉर्म में होता तो मजे आ जाते। ये लो सिंपल फॉर्म में आप जो बना सकते हो वो आपके लिए डायग्राम ये हो सकता है, आप जो बना सकते हो वो आपके लिए डायग्राम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये हो सकता है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात करें कि हमें कैसे पता चला कि ये कौन सी डेप्थ तक कितनी चीज है, किस गहराई तक क्रस्ट है, किस गहराई तक मेंटल है, किस गहराई तक कोर है।
किस गहराई तक चीजें लिक्विड है, किस गहराई तक चीजें सेमी लिक्विड है, किस चीज गहराई पर चीजें ठोस है, ये हमें पता कैसे चला, हमें ये सोर्स ज्ञात कैसे हुए, इन पे अभी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी संरचना की बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसको हमने क्या बोला, अपर क्रस्ट या भूपर्पटी बोला, जिसको हमने अपर क्रस्ट, या आप चाहें तो ये डायग्राम एज इट इज बना सकते हैं, जिसको हमने अपर क्रस्ट बोला। इस अपर क्रस्ट में आप ऐसे मान के चलिए कि लगभग लगभग हम कहां तक आए, लगभग लगभग हम अगर 70 किलोमीटर की डेप्थ तक आए, अगर हम 70 किलोमीटर की डेप्थ तक आए, 70 किलोमीटर की डेप्थ तक हमारा क्या है, ये क्रस्ट है। इसके बाद यहां पे ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है। उसके बाद लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जब हम आते हैं, कितना, लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आते हैं, तब हमारा कौन चलता है, तब हमारा मेंटल चलता है। कौन चलता है, तब हमारा मेंटल चलता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर 3 पे जब हम एकदम यहां तक एकदम नीचे तक आते हैं, एकदम सेंटर तक आते हैं, तो लगभग ऐसे मान के चलिए कि 2900 के बाद जो 6300 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है, ठीक है, वहां पे हमारा क्या मिलता है, हमें कोर मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, कोर मिलता है। ये इस तरीके से क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर का एक हमने क्या कर रखा है, विभाजन कर रखा है। अब ये डेप्थ आप कोई से भी साइड से चले जाएं, आपको इक्वल ही मिलती है। वैसे अगर बात करें तो पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है, सर हमें पता है पृथ्वी की रेडियस 6364 किलोमीटर, या हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 6400 किलोमीटर के आसपास है। चलिए आगे आगे बात करते हैं कुछ और तथ्यों पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है ये किस तरीके से क्रिएट हो रखी है, तो आप इन कुछ डायग्राम्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में कि सर हम जब बात करते हैं तो ये हमारा सबसे ऊपरी भाग क्या है, ये सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या है, ये सबसे ऊपरी भाग जो बेटा आप देख रहे हो ये आपका क्रस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अंदर आप ये वाला भाग देख रहे हो ये आपका मेंटल हो गया। जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं मैं उस तरीके से लेके चल रहा हूं कि जो बच्चा कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा वो अगर आज पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी चीजें क्या आए, समझ में आए। ये हमारा मेंटल हो गया। उसके बाद ये वाले डायग्राम जो आप देख रहे हो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, आउटर कोर है, बाहरी कोर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, आउटर कोर, बाहरी कोर। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो यहां से जो एकदम सेंटर से जो निकल के आ रहा है ये क्या है, आपका आंतरिक कोर है। ये आपका आंतरिक कोर है। इनके मैंने आपको डेप्थ बता दी कि क्रस्ट है वो बेसिकली 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक जाके हमें ओशियनिक सरफेस से ये चीजें मिलती है। मेंटल जो है वो उसके बाद 2900 तक, और उसके बाद सारा हमें कौन सा मिलता है, कोर मिलता है। अगर मैं इस पृथ्वी से मान लो ये पूरा एक टुकड़ा काट के ऐसे एक पीसो, एक स्लाइस का टुकड़ा इस तरीके से काट के अगर अलग कर लो, जैसे केक कट करते हैं अपन, वैसे अगर कटिंग लाइक ए केक ऐसे अगर अलग करके एक टुकड़े का अध्ययन किया जाए तो ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो हमारा क्रस्ट हो ही गया। ठीक है, अब ये ऊपरी क्रस्ट है लगभग 30 किलोमीटर तक जो क्रस्ट है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट। यानी पृथ्वी के 0 से लेके 30 किलोमीटर तक की जो जहां पे विस्थापित है महाद्वीप, उसको कौन सी बोलते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप एज इट इज डायग्राम बना के लिख सकते हैं, अदरवाइज ये मटेरियल आपको मिल ही जाता है, अदरवाइज ये मटेरियल आपको मिल ही जाता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है, ये मटेरियल आपको मिल ही जाता है। महाद्वीपीय सारी पीपीटी है जो यहां से आपकी अपलोड होती है एप्लीकेशन में, तो कोई समस्या नहीं है। महाद्वीपीय क्रस्ट कितनी डेप्थ तक है, सर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तक। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये 30 किलोमीटर की डेप्थ तक अपने चलता है। उससे जो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये टोटल कितना है, ये टोटल 6375 दे रखा है हमें। ये टोटल जो रेडियस है वो 6375, लेकिन हमने क्या देख रखा है कि राउंड फिगर में ऊपर वाला साथ में ले तो 6400 पृथ्वी का क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि 2900 किलोमीटर तक तो हमारा क्या हो गया, ये मेंटल हो गया। उसके बाद आउटर कोर हमारा कहां तक, 2200 किलोमीटर और 1250 किलोमीटर का हमारा इस लेंथ का, इस डेप्थ का हमारे पास क्या है, इनर कोर है। ये चीजें आपके आराम से समझ में आ गई। ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है कैसा, पृथ्वी का आंतरिक भाग है कैसा। ठीक है,
ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर ये आंतरिक भाग है कैसा, तो हमें पता कैसे चला, हाउ वी नो दैट कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की है। हमें पता कैसे चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब बेटा बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब बात करते हैं, तो हमें बेसिकली दो प्रकार के सोर्स देखने को मिलते हैं। कितने सोर्स देखने को मिलते हैं? दो प्रकार के सोर्स देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के सोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें अप्राकृतिक सोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अप्राकृतिक सोर्स की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मिलते जुलते जो सोर्स है कि हमें पता कैसे चला कि अंदर से पृथ्वी कैसी है। तो पहला जो सोर्स है अप्राकृतिक सोर्स, यानी घनत्व आधारित सोर्स, सोर्स ऑन द बेसिस ऑन डेंसिटी, दाब आधारित सोर्स जो प्रेशर से रिलेट खाते हैं, और टेम्परेचर आधारित सोर्स। ये तीन प्रकार के सोर्स हैं जो हमें ये बताते हैं अप्राकृतिक रूप से कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का जो घनत्व है वो हर जगह इक्वल नहीं है, हर जगह इक्वल नहीं है। पृथ्वी का जो घनत्व उसका केंद्र है, पृथ्वी का जो घनत्व, पृथ्वी का जो केंद्र है वहां क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम है। और उसके बाद जैसे ऊपर आते जाते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम होता जाता है। इससे पता चलता है कि भारी जो चीजें हैं, जितने भी मेटल प्लूम्स है, जो जितने मेटल प्लूम्स है, भारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी पृथ्वी के केंद्र में एक्यूमुलेट हो रखी है, वहीं पे जमा हो रखी है। तो यानी वहां पे सबसे ज्यादा ये चीजों की संभावना है। दाब आधारित, दाब का मतलब का पता क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से, यानी पृथ्वी के सरफेस से, यानी पृथ्वी के क्रस्ट से हम अगर कोर की तरफ जाएंगे, क्रस्ट से हम मूव करेंगे किधर? कोर की तरफ, तो दाब है वो क्या होता जाएगा? दाब की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, दाब का जो मान है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी वहां पे क्या है? प्रेशर है वो ज्यादा है, सारी चीजें एक प्रेशराइज फॉर्म में हो रखी है। और तीसरा, अगर ताप की बात करें, ताप की बात करें तो टेम्परेचर का भी आप सेम यही पैमाना मान के चले कि ताप सर जब हम क्रस्ट से, वही व्हेन वी आर गो टुवर्ड्स टू द फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, द रेट ऑफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, यानी जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये आपको स्टेटमेंट में देके यहाँ से पूछ सकता है चीजें, तो आपको ध्यान में रखनी है कि अप्राकृतिक सोर्स में आपका डेंसिटी हो गया, आपका दाब हो गया और आपका ताप हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया आंतरिक संरचना के सोर्स में अप्राकृतिक तरीके। अब बात करते हैं कि सर कुछ नेचुरल, यानी पृथ्वी की वजह से भी तो कुछ होता होगा, पृथ्वी की वजह से भी तो कुछ होता होगा। तो प्राकृतिक सोर्स की जब बात करते हैं कि प्राकृतिक सोर्स कौन कौन से हैं, तो एक हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो ज्वालामुखी फटते हैं। अब ज्वालामुखी जब फटता है तब आप क्या चीज देखते हो? एक छोटा सा डायग्राम है, मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जिससे हमें पता चलता है कि सर ये बेसिकली क्या है। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? ये हमारी, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी है पूरी की पूरी। ठीक है, ये हमारी अगर पृथ्वी है, चलो पृथ्वी की आकार इसका कलर का ही कर दिया मैंने। ठीक है, अगर ये हमारी सर पृथ्वी है और यहाँ पे अंदर, अब मैंने तीन आपको चीजें बता रखी है कि सर तीन चीजें हमारी कौन कौन सी है। एक हमारे पास इसका क्रस्ट है, एक हमारे पास इसका मेंटल है, और तीसरा हमारे पास इसका क्या है? कोर हो रखा है। तीसरा हमारे पास इसका क्या है? कोर हो रखा है। अब पृथ्वी की तीनों जो ये आंतरिक संरचनाएं हैं, उससे हमें पता क्या चलता है कि किस प्रकार की ये गतियां होती है, किस प्रकार से हमें पता चलता है। ज्वालामुखी से कैसे होता है, ज्वालामुखी से कैसे, किस तरीके से हमें पता चलता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम एक आधार मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी का अंदर वाला कोर है। ठीक है, ये क्या है? ये कोर वाला भाग है। चलो मैंने ये मान लिया कोर वाला भाग है। अब इस कोर वाले भाग के अंदर बहुत ज्यादा तापमान है, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब के कारण, यानी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो किस फॉर्म में हैं? वो सारी की सारी चीजें सर लिक्विड फॉर्म में हैं। वो सारी की सारी चीजें क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा दबाव लगता है कई बार पृथ्वी के ऊपर, तो ये अंदर जितना भी लिक्विड आइटम है, अंदर जितना भी लिक्विड आइटम भरा हुआ है यहाँ पे, अब इस लिक्विड आइटम में बहुत सारे मिनरल्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये यहाँ से क्या करेगा? ये यहाँ से क्या करेगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अत्यधिक दाब के कारण चीजें हैं वो क्या निकलेगी? अत्यधिक दाब के कारण चीजें हैं वो क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। और ये सारी चीजें जब बाहर निकलेगी, जब ये सारी चीजें बाहर निकलेगी एक वोल्केनिक इरप्शन के रूप में, एक ज्वालामुखी प्रभाव के रूप में, तो यहाँ आके ये ज्वालामुखी फटेगा और यहाँ अपना सारा का सारा जो मैग्मा है, जो अंदर से जो लावा लाया, जो बाहर के मैग्मा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा।
वो सारा का सारा यहाँ से बिखर जाएगा। तो एक तो हमें ये पता चला कि ये चीजें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल के आ रही है। तो इस लावा के साथ बहुत सारी क्या निकलती है, ये जो आपका लावा निकला है यहाँ से, इसके साथ बहुत सारी क्या निकलती है, अन्य गैसें निकलती है। इन गैसों में आपका क्या है, धूल के कण हैं बहुत सारे, धूल के कण, धूल का गुबार, जैसे अभी हाईली गुबी के आपने वीडियो देखे होंगे, और बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो निकलती है। इसके साथ आपकी जलवाष्प है वो भी निकलती है। ठीक है, मैंने कल आपको ये बातें बताई थी। इससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार का मटेरियल है, ये कहां से निकल के आया है, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के खनिज हैं। अब ये बाहर आके जब ये ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये पठारी या चट्टानी भाग में परिवर्तित हो जाएगा, ये पठारी या चट्टानी भाग में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी पठारी या चट्टानी भाग का क्या होगा, अपर्दन जब होगा, इरेजन जब होगा, अपर्दन जब होगा, तो इस अपर्दन के फलस्वरूप इसमें से हमें बहुत सारे खनिज मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की हमें इससे क्या मिलेगी, मिट्टियां मिलेगी, जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी का अंदर का भाग कैसा है, पृथ्वी के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। एक बार ना करो कमेंट, सारी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, सारी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है, ठीक है। ये कुछ सोर्स हैं, यानी ये कुछ आपके जो वोल्केनिक इरप्शन जो है उससे हमें पता चलता है। दूसरा अप्राकृतिक स्रोत में बात करें तो उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य, जो आपके मेटेओरिट्स जो ऊपर से आके पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, वो एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि भाई वो हमने कल देखा था कि ये सारे जो टुकड़े हैं ये बिग बैंग थ्योरी से एक ही चीज से अलग हुए हैं। तो वो उल्का पिंड आके गिरा है कभी ना कभी, तो इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी के कोई टुकड़े से जुड़ा हुआ रहा होगा, तो उसका अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगे जब चलती है, पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है, तो इनका एक स्पेशल वे होता है कि पर्टिकुलर ये वे है, जैसे एस वेव है तो वो सिर्फ सॉलिड में ही चलेगी, तो वो जहां से गुजर के नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि वहां पे इस टाइप के सॉलिड टाइप के जो सब्सटेंस है वो नहीं है। यानी इन तरंगों की उत्पत्ति, इनके उत्पन्न के आधार पे, इनकी गति के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तरंगों के प्रकार के आधार पे पता लगा सकते हैं। जो बॉडी वेव जो होती है या जो सरफेस वेव जो होती है, इनसे हमें पता चलता है, ठीक है, कि भाई पी वेव जो होगी, प्राइमरी वेव जो होगी, जो हमारी क्या है, ये सिर्फ, और जो एस वेव होगी ये सिर्फ क्या करती है, ठोस में संचरण करती है। पी वेव जो होती है वो तीनों में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में क्या कर सकती है, संचरण कर सकती है। ये सारी बातें हमें देखने को पता चलती है, इनके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे हमें कैसे पता चलता है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे अब बात करें कि भूकंपीय तरंगे बेसिकली है क्या, भूकंप जब आते हैं, लेकिन इससे पहले इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, समराइज करके देखते हैं कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अप्राकृतिक जो सोर्स है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, यहाँ पे छोटा सा बनाओ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सोर्सों में बात करते हैं, तो पहला जो सोर्स है, एक बार जल्दी से बताओ, पहला जो सोर्स है वो कौन सा है, अप्राकृतिक है। पहला जो साक्ष्य है वो कौन सा है, अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक में कितने हैं, जल्दी कमेंट करो, अब कमेंट करो। अप्राकृतिक में सर आपका ताप है, अप्राकृतिक में सर हमारा दाब है, अप्राकृतिक में हमारा घनत्व है। कितनी है डेंसिटी, ये सारी बात करेंगे। नंबर 2 पे सर आपने हमें ये बताया, नंबर 2 पे आपने हमें कुछ प्राकृतिक साक्ष्यों की बात की जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का अंदरूनी भाग है वो कैसा है। उन प्राकृतिक साक्ष्यों में जब बात करते हैं तब हमारे सामने क्या क्या चीजें निकल के आती है, तब हमारे सामने सर एक तो भूकंप की आपने बात की, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपने किस चीजों की बात की थी, ज्वालामुखी जो उद्गार फटते हैं, वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, इन पे बात की। तीसरा, आपने जो उल्का पिंड है उन पे सर बात की, ठीक है। इन तीनों से ये क्या है, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ठीक है। इनसे हमें पता चलता है किसके बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। और इसमें मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। इसमें पहले मैंने आपको वोल्केनिक इरप्शन की, पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है यानी ज्वालामुखी फटता है तो किस प्रकार की क्रियाएं होती है। अब पहला समझते हैं कि भूकंपीय तरंगों की संरचना के आधार पे, प्राकृतिक में भूकंप वाला समझते हैं, तो पहले एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं क्या, कि भूकंपीय तरंगों के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। किसके आधार पे, भूकंपीय तरंगों के। तो पहला लिख लेते हैं, कौन सा, किसको साक्ष्य मानते हैं, भूकंप या फिर भूकंपीय, कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर किसकी संरचना, पृथ्वी की
आंतरिक संरचना। अब जब भूकंपीय तरंगे आती है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भूकंप एक्चुअल में है क्या, भूकंपीय तरंगे है क्या, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में भूकंप कहते किसको हैं हम, भूकंप है क्या। तो नंबर एक पे कि भूकंप है क्या, अपने आप में भूकंप क्या है। भूकंप क्या है सर, पृथ्वी के अंदर जितनी भी प्लेटें हैं उनके बीच में हलचल है, भूगर्भिक हलचल है उन प्लेटों के बीच में। अब प्लेटें आप जब आपको पढ़ाएंगे जो आपको अर्थ मूवमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तब उसमें देखेंगे कि जो प्लेटें होती है, जैसे चाहे वो महासागरीय प्लेट है चाहे वो महाद्वीपीय प्लेट है, प्लेटें या तो आपस में टकराएगी या प्लेटें एक दूसरे से दूर होगी, या कोई प्लेट टकराने की वजह से एक प्लेट के नीचे चली जाएगी, या कोई प्लेट है वो उसके ऊपर उठ जाएगी। इन प्लेटों में गतियों के कारण क्या होता है, हमारी जो अर्थ के जो प्लेट सिस्टम है इसमें वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। अब ये भूकंपीय तरंग किसी वजह से हो सकता है, भूकंपीय तरंगों की वजह से कई बार हम सुनामी भी देखते हैं, जो भाई प्लेटें हिलेगी तो ओशियंस वाटर है वो उछल के बाहर निकलता है। दूसरा भूकंपीय तरंगे हैं वो वल्केनिक इरप्शन से भी आ सकती है, कहीं से ज्वालामुखी फटा है तो उससे भी क्या हो सकता है, वल्केनिक इरप्शन हो सकता है। ठीक है, ये देखो अब भूकंपीय तरंगों की बात जब करते हैं तो पहली बात करते हैं कि भूकंप है क्या। तो भूकंप अपने आप में क्या है, एक भूगर्भिक हलचल है। भूकंप क्या है, भूकंप क्या है सर, भूगर्भिक हलचल है, भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक हलचल इसको कह सकते हैं। या फिर जो पृथ्वी के अंदर या जो चट्टाने हैं, जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, यानी भूकंपीय जब भूगर्भिक जब हलचलें होती है तो उन चट्टानों में, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में अनस्टेबिलिटी आएगी, उन चट्टानों में क्या होगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, यानी चट्टानों में क्या होगा, अस्थायित्व होगा और चट्टानों में मूवमेंट होगी। तो उन चट्टानों में हलचल यानी उन प्लेटों में हलचल होगी, और उन प्लेटों में हलचल होगी तो ऑल ओवर क्या होगा, कंपन पैदा होगा, कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा, कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और इस वाइब्रेशन के फलस्वरूप क्या होता है, ये वाइब्रेशन एक टाइम के बाद किसका रूप ले लेता है, ये वाइब्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तरंगों के रूप में। ये वाइब्रेशन है ये किसके रूप में, वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में कन्वर्ट होता है। और यही तरंगें हैं वो जब गति करती है और अपनी गतियों में परिवर्तन करती है और जब वो अर्थ के सरफेस पे आके टकराती है तो हम जिसको इस वाइब्रेशन को फील करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भूकंप आता है। यानी तरंगों की, यानी इन तरंगों की गति में परिवर्तन से, इन तरंगों की गति में परिवर्तन होता है, जिससे अलग अलग प्रकार की तरंगों की गतियां होती है। और इन तरंगों की गति में परिवर्तन से जब पृथ्वी के ऊपर जब हम जो हलचल फील करते हैं, जो हलचल हम महसूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। भूगर्भिक हलचल, अब भूगर्भिक हलचल होने का मैंने आपको प्लेट विस्थापन वाला तरीका बता दिया, या कोई और तरीका हो सकता है। तो सर ये भूकंपीय तरंगे किस किस प्रकार की होती है। अब ये भूकंपीय जो आपकी तरंगे हैं ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। तो लगाओ हेडिंग एक छोटी सी, भूकंपीय तरंगे। अब ये भूकंपीय तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है, जिनमें जब पहला नाम आता है, पहला नाम आता है, एक तो होती है सरफेस वेव और एक होती है आपकी कौन सी वेव, बॉडी वेव्स। सरफेस वेव यानी धरातलीय तरंगे, पहली कौन सी होती है आपकी, धरातलीय तरंगे। कौन सी होती है, धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स। अब इन धरातलीय तरंगों की जब बात करते हैं कि सर धरातलीय तरंग किसको कहेंगे, यानी ये जो सरफेस वेव है ये हम किसको कहेंगे, तो धरातलीय तरंगे बेसिकली इनको और फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो धरातलीय तरंगे हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे कौन सी तरंगे होती है, एल वेव्स, ये हर एक दिशा में गमन करती है, ये हर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से चलती है। एल वेव इनका नाम ही क्या है, लव वेव्स इनको कहते हैं। और एक होती है कौन सी, रिले तरंग, रिले वेव्स, इन पे बात करेंगे हम, एक बार इनके टाइप देख लेते हैं। तो धरातलीय तरंगे कितने प्रकार की होगी बेटा, नंबर एक है सर एल वेव, जो हर एक दिशा में गति करती है, और ये यानी प्रो एंड फ्रो मूवमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, यानी ये ऊपर नीचे भी गति करती है और ये आगे पीछे भी गति करती है। ठीक है, और दूसरा कौन सी होगी, रिले तरंग। कौन सी तरंगे, धरातलीय तरंगों की बात करते हैं। दूसरा जब बात करते हैं हम जिनको भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, बॉडी वेव जिनको आप कहते हो, तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप इसमें लिखो, दूसरा टाइप लिखो बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स, इस बॉडी वेव्स का क्या मतलब लिखा, इस बॉडी वेव्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास, भूगर्भिक तरंगे। कौन सी तरंगे,
भूगर्भिक तरंगे। इन भूगर्भिक तरंगों में भी कोई टाइप होता है क्या सर? बिल्कुल। जब जहां से ये भूकंप क्रिएट होता है तो वहां से बेसिकली जो सबसे पहले जो तरंग निकलती है, सबसे पहले जो वेव निकलती है उसको प्राइमरी वेव या पी वेव हम कहते हैं, पी प्रकार की तरंग कहते हैं। और बाद में जो निकलती है सेकेंडरी वेव, जिसको हम एस प्रकार की तरंग कहते हैं। तो पी और एस दो प्रकार की है। ये कौन से में आती है? तो याद रखना, पी और एस तो बॉडी वेव्स यानी भूगर्भिक तरंगे हैं, और आपकी एल और रिले वेव जो है वो आपकी धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव है। ये दो प्रकार की, इनको शारीरिक तरंग या जो भी कहते हैं। अब भूकंप की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, कहां से होती है, एक बार उस चीज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। एक बार उस चीज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। यहीं पे देखें, देखो भूकंप की जब उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहा था कि भूकंप की उत्पत्ति जब होती है तो बेसिकली मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और मान लो यहां पे कोई प्लेटों में कोई गड़बड़ हुई, कोई प्लेटों में कोई टेक्टोन्स हुआ, कोई प्लेटें आपस में टकराई या एक दूसरे से क्या हुई? दूर हुई। तो उत्पत्ति यानी भूकंप की जहां से, वहां से अब भूकंप की उत्पत्ति होगी, वहां से वेव है वो चलना शुरू करेगी। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेटा हम एपिसेंटर कहते हैं। कौन सा सेंटर कहते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब आपका क्या हो गया? उसको हमें अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप का उद्गम जिस स्थान से होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, भूकंप के मूल जो पास में जगह होती है, जो जहां से वो निकलता है, उत्पत्ति तल का जो स्थल है, जो अधिकेंद्र है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उत्पत्ति यानी भूकंप के मूल का जो स्थान, जो जहां से उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली अधिकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे ऊपर यानी जिस जगह पे सबसे पहले हमें जहां आके फील होता है, मान लो अलग अलग दिशा में तरंगे भागते हैं, यहां सबसे पहले हमें यहां आके क्या होता है? वो भूकंप फील होता है। तो जहां से उत्पत्ति हुई धरातलीय तरंगे, जहां सबसे पहले आके टकराई, पी वेव और एस वेव, जो सबसे पहले जिस स्थान पर हमें आके फील होती है वो उसका क्या हो गया? अभिकेंद्र हो गया। इस तरीके की बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा अगर बात करते हैं सर कि आपने जो दो तरंगे बताई हमें, जो दो तरंगे बताई, कौन सी? बॉडी वेव्स, एक पी वेव है और एक एस वेव है, एक पी वेव है और एक एस वेव है। इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत हो गए। अब देखो ये सारी चीजें आपकी है वो आगे लिखी गई है, ये सारी चीजें आपकी आगे इसमें बताई गई है, ठीक है। जैसे मैं सारी चीजें एक बार आपको अगर फिर से दिखाऊं, जो हमने अभी पढ़ी कि सर अप्राकृतिक सोर्स में घनत्व, घनत्व कैसे हैं? डेंसिटी जिसको आप कहते हो। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है, ठीक है। क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो एवरेज जो डेंसिटी है, याद रखना पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है वो आपकी कितनी है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.51 ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर जिसको आप कहते हो, वो क्या है? पृथ्वी की ठीक है। देखो ठीक है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर है, ये पृथ्वी का क्या है? औसत घनत्व है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यानी इस आधार पे पृथ्वी के कोर का घनत्व है वो कितना हो गया? सबसे ज्यादा यही होता है भाई, सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल यही है, तो 5.5 ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि पृथ्वी की एवरेज ये है। तो कोर में तो और ज्यादा जो मेटल्स है वो एक्यूमुलेट हो रखे हैं, तो जो घनत्व है वो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि घनत्व संबंधी प्रमाणों से ये पता चलता है कि पृथ्वी का घनत्व उसके आंतरिक भागों से सर्वाधिक है। दूसरा हमने बात की थी कि उसके बाद दबाव पे यानी प्रेशर पे बात की थी। दबाव पे जब बात की तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थित चट्टानें
नीचे स्थित चट्टानों पर दबाव डालती है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो स्थित चट्टानें हैं वो नीचे, वही ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट उसको प्रेशराइज तो करेगा ही, वो उन पे क्या करती है, दबाव डालती है, जिससे भूगर्भ की चट्टानों पर दबाव ज्यादा पड़ता है और इसलिए भूगर्भ में स्थित चट्टानें अधिक घनत्व की पाई जाती है। उन पे कंटिन्यूसली मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उन चट्टानों पे क्या हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अनेक प्रयोगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक चट्टान की एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद उसका घनत्व आगे नहीं बढ़ता, ठीक है, यानी वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व है वो अधिक किसी दबाव के कारण नहीं, और वो एक सिमिलर जगह भी रहता है, और जैसे बढ़ता है तो वो किसकी वजह से, निकल और लोहा, इन भारी जो धातु है इनकी वजह से। इस तथ्य के कारण पृथ्वी की चुंबकीय स्थिति भी प्रमाणित होती है, ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि अंदर जो चीजें हैं वो अत्यधिक दबाव के कारण चुंबक जैसा बिहेव भी करते हैं, जो हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले पे। देखो अब ये चीज अपन बाद में देखने वाले हैं। दूसरा हमने क्या देखा था, तापमान पे बात की थी, टेम्परेचर पे बात की थी कि भूपटल से भूगर्भ की ओर, यानी हम ऊपर से जब पृथ्वी के अंदर की ओर, नीचे की ओर जाते हैं तो लगभग ऐसे मानिए कि 32 मीटर की गहराई तक खोदते हैं, तो पर 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, यानी 100, और बाद में 100 मीटर की गहराई में 3 डिग्री सेंटीमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर 300, 1000 पे आपका 30,000, और केंद्रीय भाग में अगर जाओगे तो लगभग इस लेवल का, ठीक है, इतना आपको डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो हो जाता है, जहां पे हर एक चीज है वो क्या हो जाती है, अपने आप में मेल्ट हो जाती है, हर एक चीज है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसी वजह से यहां तक आज तक हम इतना नीचे नहीं देख पाए, यानी इस चीज से पता चलता है कि केंद्रीय भाग पूर्णतः तरल अवस्था में होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी पर भूपृष्ठ के नीचे का भाग तरल अवस्था में जरूर है, परंतु पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी की तापीय अवस्था के बाद भी चारों ओर से दबाव होने के कारण क्या है, ठोस है। यानी ये बात ये कहना चाह रही है कि ये अगर हमारा क्या है, अर्थ है, और इसका अंदर का भाग क्या है, हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड तो है, लेकिन ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इस पे प्रेशर भी तो बहुत लग रहा है, इससे यहां से प्रेशर भी तो बहुत लग रहा है, और इस हाई प्रेशर की वजह से ये क्या हो रखी है, सॉलिड हो रखी है। क्योंकि भूकंप से जब क्या निकलता है, वल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हम देखते हैं कि जो लावा निकलता है उस लावा से हमें यह पता चलता है कि अंदर की चीजें क्या है, लिक्विड है। या फिर भूकंपीय तरंगों में हम ये देखते हैं कि जैसे एक कुछ वेव है, जैसे एस वेव है, वो प्रॉपर ऊपर तक नहीं आती क्योंकि बीच में लिक्विड आ जाता है, तो यानी वो लिक्विड में प्रोपगेट नहीं करती, लिक्विड में वो चलती नहीं है, तो इससे ही पता चलता है कि अंदर कहीं ना कहीं क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन फिर भी उसका पूरा इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी पूरा भाग लिक्विड नहीं है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी तो लग रहा है, और वो दबाव उसको किसमें क्रिएट कर रहा है, उसके घनत्व को हाई करके उसको घनत्व को बढ़ा के क्या करता है, ठोस में बनाए रखता है। तो पूरा भाग आज भी कोर का क्या है, अगर आप इसे स्टेटमेंट इस तरीके का दिया जाए पर कि पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, गलत होगा, वो कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आंतरिक हिस्सा है वो पूर्णतः क्या नहीं है, आपका लिक्विड नहीं है, क्योंकि ऊपर से दबाव लगता है, उस दबाव की वजह से जो आउटर जो कोर है वो आपका ठोस अवस्था में है, इनर कोर है वो तापमान की वजह से आपका द्रव अवस्था में है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखो बात कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये आप चीज देख रहे हो, ये अंदर वाला पूरा का पूरा कोर है, ये पूरा का पूरा लिक्विड आउटर कोर है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, और ये बाद में आगे की जो चीजें हैं जो अपने भूकंपीय तरंगों के उस सिचुएशन में देखेंगे। प्राकृतिक स्रोत में हमने पहला क्या देखा था, ज्वालामुखी आधारित साधन में क्या देखा कि ज्वालामुखी क्रिया के समय निकले तत्व तथा मैग्मा के आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का कुछ हिस्सा तरल और अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा सकता। अब हमें वो पता नहीं चलता ना कि ये कितनी डेप्थ से निकल के आया ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी इतनी डेप्थ से आया, लेकिन भूकंपीय तरंगों की डेप्थ से हमें पता लग जाता है। तो भूकंप है वो ज्यादा ज्वालामुखी से ज्यादा कन्वीनियंट वे है। तो एक ये हो गया प्राकृतिक में। दूसरा, उल्का पिंडों से हमें कैसे पता चलता है कि उल्का पिंडों की रचना निकल और लोहे जैसे भारी तत्वों से हुई है, और पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण के कारण उल्का पिंडों की भारी परत है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनमें आग लग जाती है, जल जाती है, और आंतरिक भाग है वो बचता है जिसमें निकल और लोहा पाया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी ये तत्व जरूर विद्यमान होंगे, क्यों ना कभी वो उल्का पिंड इस अटूट अमूल हिस्से का क्या रहे होंगे, भाग रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं हैं, जो यहाँ से लावा निकलता है, किस तरीके से अंदर की जो कोर आप देख सकते हो, जो बिल्कुल क्या दिखा रखी है आपको, एकदम हीटेड फॉर्म में दिखा रखी है, ठीक है।
भूकंपीय तरंगों के आधार पर साक्ष्यों की जो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है। ठीक है, भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो ये प्रूव करता है कि पृथ्वी के केंद्र में तरल पदार्थ स्थित है, क्योंकि एस वेव है वो प्रॉपर ऊपर नहीं आती। पी और एस वेव में अभी पढ़ाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पी तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्रवेश करते समय तथा बाहर निकलते समय परावर्तित होती है तथा अधिकेंद्र के विपरीत दिशा में धरातल पर आ जाती है। इससे धरातल पर एक ऐसा क्षेत्र छूट जाता है जहां अधिकेंद्र से कोई भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पी तरंगे और एस तरंगे अलग अलग माध्यम में गति करती है। तो जहां उनके विपरीत माध्यम होता है वहां वो गति नहीं करती, तो उस क्षेत्र में भूकंप नहीं आता। उसी को हम क्या कहते हैं? इनका शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पे अपन एक छोटा सा डायग्राम बना के क्या करेंगे, बात करेंगे। अब आओ वापिस अपने वहीं जहां पे हम छोड़ के गया था मैं आपको कि सर इस जगह पे आओ कि सर चट्टानी ये बात हो गई थी हमारी। ठीक है, यहां पे थे हम। ठीक है, अब देखो, अब इस जगह पे जब अपन बात कर रहे थे तो अप्राकृतिक सोर्स में हमने ये सारी बात कर ली थी कि सर पृथ्वी का जो भाग है वो किस तरीके का है। अब हम बात करते हैं कि दो प्रकार की वेव्स की बात की थी सर आपने हमसे, एक पी तरंग और एक एस तरंग, जिनको हमने बोला भूगर्भिक तरंग। अब ये बॉडी वेव्स है। अब ये पी तरंग और एस तरंग किस तरीके से काम करती है उस पर बात करते हैं। तो अलग से एक छोटी सी हेडिंग इसी में लगा लो, बॉडी वेव्स या फिर भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव्स। और इससे आपके सारे डाउट हैं कि पी तरंग क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक साइड में लिख लो कौन सी तरंग है। दो प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होगी? पी वेव्स, प्राइमरी, प्राथमिक तरंगे। अब ये जो प्राथमिक जो आपकी तरंगे होती है इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे। और दूसरा, ये किस तरीके की गति करती है? ये अनुदैर्ध्य प्रकार की गति करती है, यानी ये आगे पीछे का जो मूवमेंट होता है इस तरीके का, जो वाइब्रेशन का प्रो एंड फ्रो जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके का मूवमेंट करती है। ये इस तरीके का मूवमेंट नहीं करती, यानी ये ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं चलती, ये इस तरीके से आगे पीछे चलती है। ठीक है, तो इनको कौन सी, यानी अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। तो कौन सी होगी? ये अनुदैर्ध्य तरंग भी है। नंबर एक पे लिखो क्या? पी तरंगे हैं वो किस प्रकार की है? अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। तो इनको कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। दूसरा अगर बात करें कि इनके अलावा और क्या है, तो ये तरंगे जो पी तरंगे हैं तो लिखो ये ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों माध्यम में क्या कर सकती है? गति कर सकती है। ये तीनों माध्यम में क्या कर सकती है? गति कर सकती है, संचरण कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में संचरण कर सकती है या गति कर सकती है। दो बात होगी। तीसरी अगर इन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं तब पता चलता है कि ये तरंगे, इन तरंगों की जो टाइम के साथ साथ, यानी इन तरंगों में क्या होता है कि ये एक तो किस प्रकार की गति करती है, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो आगे पीछे का, इस प्रकार का मूवमेंट इनके अंदर होता है। और इन तरंगों की जो बेसिकली बात करें कि अन्य तरंग या ध्वनि तरंगों के समान इनमें ऊर्जा के कण है, वो तरंग की दिशा, जैसे हमारा साउंड प्रोपगेट नहीं करता एक मीडियम के थ्रू वाइब्रेशन के मोड में, तो ये बेसिकली किस तरीके से चलती है? ध्वनि तरंगों के समान गति होती है इनकी। किनके समान है? ध्वनि तरंगों के समान गति। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई। तो अगर कोई वेव है वो धरातल तक ऊपर तक आ गई तो इसका मतलब वो पी वेव है। जो सबसे पहले हिट करती है वो पी वेव ही करती है, प्राइमरी वेव करती है, क्योंकि उसको चाहे ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस, कैसा ही माध्यम पृथ्वी के अंदर मिले वो उनको क्रॉस करके उनके माध्यम से अंदर आती है। दूसरी बात करते हैं कि पी वेव के बाद सर जो दूसरी बॉडी वेव है उसको हम कौन सी बोलते हैं? एस प्रकार की तरंगे या एस वेव्स। एस वेव यानी द्वितीयक, सेकेंडरी वेव जिनको आप कहते हो। अब ये जो सेकेंडरी वेव जो होती है, ये जो आपकी सेकेंडरी वेव जो होती है जिनको आप द्वितीयक तरंग कहते हो, ये केवल ठोस में संचरण करती है। ये केवल, तो लिख लो, ये सिर्फ ठोस में संचरण करती है। ये सिर्फ ठोस में संचरण करती है, यानी ये लिक्विड और गैसियस मोड से नहीं चलेंगे। जैसे ही तरल भाग आता है ये गायब हो जाती है, जैसे ही तरल भाग आएगा ये गायब हो जाएगी, ये विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये किस तरीके से गति करती है? ये प्रकाश तरंगों के समान गति करती है। ये प्रकाश
तरंगों की तरह गति करती है, प्रकाश तरंगों के समान गति करती है। ये प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है। कैसे कैसे गति करती है? पृथ्वी के ऊपर जब ये वाली पृथ्वी अगर इस तरीके का वाइब्रेशन कर रही है तो मान लो पी वेव ने हिट किया है, लेकिन पृथ्वी अगर ये ऊपर ऐसे ऊपर उठ के ऐसे यूं ये वाला वाइब्रेशन करे तो आप समझ जाना कि इस बार एस वेव ने हिट किया है, यानी ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, यानी ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य नहीं होती, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। किस प्रकार का मूवमेंट होता है इनका? इनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, लाइक दिस। ये इस प्रकार से गति करते हैं, अप एंड डाउन मोशन। ठीक है, यानी ये क्या करती है कि जो आपके ऊर्जा कण है उनकी दिशा के लंबवत गति करती है। तो अब बताओ, अब आपके माइंड में आ रहा है कि सबसे पहले प्राइमरी वेव ही हिट करेगी। अगर इस तरीके का मोशन हो रहा है, अनुदैर्ध्य मोशन हो रहा है तो मतलब प्राइमरी वेव है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कौन सा है? सेकेंडरी वेव है। और अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो भैया एल वेव है। फिर वो दोनों तरीके का क्या करती है? मोशन करती है। वो दोनों तरीके का क्या करती है? मोशन करती है। यहां तक की बात आई समझ में? बताओ यहां तक की बात आई कि नहीं आई समझ में, ये बताओ। अब देखो नेक्स्ट, इसी में लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। देखो अब और अगर बात करते हैं तो आपकी जो पी वेव होती है, आपकी जो पी वेव होती है, इनकी गति सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये तीनों मीडियम से निकल सकती है। लेकिन एस वेव है वो जैसी आपका जो लिक्विड आएगा वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो उनकी गति क्या होती है? कम होती है। तो इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। गति सर्वाधिक। कितनी स्पीड होती है सर? 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। ये 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। ठीक है, इस वजह से इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब बात करें कि इनकी गति कम किस में होती है, इनकी गति कम किस में हो जाती है, ये फैक्ट है सारे। तो द्रव में गति थोड़ी सी इनकी क्या हो जाती है? द्रव में इनकी गति थोड़ी सी कम, लेकिन ठोस में इनकी गति भयंकर वाली, ठोस में इनकी गति ज्यादा, सबसे ज्यादा इनकी गति। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी वेव की जो सर्वाधिक गति है वो किस माध्यम में है, तो वो आपके ठोस माध्यम में है। और मिनिमम गति है वो किस माध्यम में है? द्रव्य माध्यम में है। अगर यहीं इन पे बात करें तो इनकी गति है वो कम होती है। इनकी गति क्या होती है? उनके कंपैरिजन में कम होती है। कितनी? 5.7 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लगभग ये इतना ही चलती है। ठीक है, और सिर्फ ठोस में ये क्या करती है? गति करती है। सिर्फ ठोस में करती है, द्रव में और गैसियस मोड में ये गतियां नहीं करती। यहां तक की बात बताओ, समझ आई क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके यस नो करो कि हाँ सर यहां तक हमारे सारी बात सेट है, यहां तक हमारे सारी चीजें सेट है। फिर धरातलीय तरंगों पे बात करते हैं, फिर धरातलीय तरंगों पे बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव, ये भी मैंने आपको दो प्रकार की बताई है। एक कौन सी है? एक है सर आपकी एल वेव और दूसरी कौन सी है? आपकी रिले वेव। तो पहले किस पे बात करते हैं? चलो पहले एल वेव पे बात की जाए, पहले एल वेव पे बात की जाए। अब इन एल वेव की बात करें तो इनको क्या बोला? एल वेव को एक तो क्या नाम बोला गया हमें? लव वेव, लव वेव, लव तरंगे। ठीक है, एक तो इनका नाम क्या है? लव वेव है। दूसरा, इनकी गति बहुत भयंकर भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते। ठीक है, इनकी गति एक मीडियम से, यानी उन दोनों से कम होती है। प्राइमरी सेकेंडरी से क्या होती है? कम होती है इन दोनों की गति। ठीक है, लगभग कितनी गति होती है? तो इनकी गति इनकी क्या होती है? बहुत ही मंद गति होती है। कितनी? लगभग ऐसे मान के चलो कि 3 से 4 किलोमीटर या 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लव वेव है वो चलती है। इसके अलावा बात करें तो ये दोनों प्रकार की गति करती है। ये किस प्रकार की गति करती है? ये लहरदार गति करती है भाई, ये ऐसी गति करती है। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य भी है और अनुप्रस्थ भी है, क्योंकि नाम लव वेव है भाई। ठीक है, बात प्यार की है तो मामला हर तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, तो इनकी गति कैसी होती है? लहरदार तरंगे हैं। ये कैसी है? ये लहरदार तरंगे हैं। ठीक है, कैसी वेव्स है ये लहरदार तरंगे हैं। और ये जो चट्टाने हैं उनमें कम जो वाइब्रेशन है वो उत्पन्न करती है और लंबी दूरी तय करती है। और ये सबसे ज्यादा विनाश यही करती है, सबसे ज्यादा
विनाशकारी यही है, डिजास्टर वो जो सबसे ज्यादा करती है जीवन में विनाश, ये लव ही है। तो यहाँ पृथ्वी पे भी जो विनाश है वो लव ही है। सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे हैं वो ये आपकी लव वेव्स ही है। ठीक है, बात हो गई इनकी, यहां तक की बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बर्बादी का कारण है ये। आ जाओ, अगर दूसरी बात करते हैं, 2 नंबर पे बात करते हैं रिले तरंग। अब ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होना, इनकी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की गति करना है, कि ये ऊपर नीचे भी आती है और ये आगे पीछे का मूवमेंट भी करती है। तो सबसे ज्यादा डिजास्टर, सबसे ज्यादा जान माल की हानि है वो कौन सी वेव से होती है? आपकी लव वेव से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी वेव की? नेक्स्ट बात करते हैं रिले तरंगे, रिले वेव। अब जब रिले वेव की जब आप बात करते हो तब आपको एक दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बेसिकली रिले वेव है ये हमारी एक तो पी तरंगों के समान है और इनकी गति बहुत अधिक होती है, यानी गति सर्वाधिक, गति अधिक, क्योंकि प्राइमरी की गति सबसे ज्यादा है, इनकी गति अधिक है, पी तरंगों के समान है, पी के समान ही होती है ये। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? 2 फैक्ट ये ध्यान में रह गए आपके। दूसरा, ये अनुदैर्ध्य तरीके से चलती है, इनका मूवमेंट अनुदैर्ध्य तरीके से, पी के तरीके, और ये कम विनाशकारी है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी पूछे तो कौन सी हो गई? एल वेव हो गई। सबसे ज्यादा गति पूछे तो चलो 2-4 क्वेश्चनों के आंसर कर दो, 2-4 क्वेश्चन के आंसर कर दो। नंबर 1 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे, सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी है? नंबर 1। अब करो कमेंट, पहले बहुत कमेंट कर रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। नंबर 2, सबसे ज्यादा गति किसकी है? सबसे ज्यादा गति किन तरंगों की होती है? नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन लिखो। नंबर 3 क्वेश्चन, सबसे धीमी गति किसकी होती है? सबसे धीमी गति। और नंबर 4 क्वेश्चन लिख लो, भूकंप के उत्पत्ति स्थल को जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं? चलो अब करो जल्दी से कमेंट, अब देखो मैं कौन सो कमेंट करे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख के जल्दी कमेंट कर दो। 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये। बढ़िया, सारे समझदार हो तुम यार, सारे सही आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो पहला, सबसे विनाशकारी एल वेव होगी, सबसे ज्यादा गति पी वेव की होगी, सबसे धीमी आपकी देखी थी कौन सी थी? सबसे धीमी गति कौन सी चल रही थी आपकी? अभी बताई थी मैंने आपको, बताओ। सर्वाधिक धीमी, अच्छा, उद्गम स्थल को उद्गम बिंदु, वाह। ठीक है, ऐसे ऐसे मत करो बेटा। और उत्पत्ति स्थल को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अधिकेंद्र का नाम जिसका हमने लिया था। ठीक है, चले आगे, उसके बाद चले। अब एक चीज बता रहे थे आप सर कि कुछ किरणें कहीं से तो निकलती है, तरंगे, सॉरी किरणें क्या, तरंगे, ये जो भूकंपीय तरंगों में एस वेव है वो एक जगह से निकलती नहीं है, वो सिर्फ लुप्त हो जाती है। कब? जब द्रव आता है तो वो सिर्फ ठोस से गुजरती है। तो जहां द्रव था वहां तो भूकंप है, वो इन तरंगों की वजह से फील ही नहीं होगा। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आओ समझने की कोशिश करें। बेसिकली मान लो, एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट आउट करता हूं कि ये हमारी, नहीं, छोटा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का ये अंदर वाला भाग है, ये अंदरूनी हिस्सा है, कोर है। ठीक है, और ये कोर है वो कैसा बना हुआ है? ये कोर तो सर लिक्विड फॉर्म का है। और मान लो यहां से कोई भूकंप का उद्गार हुआ, यहां से कोई वल्केनिक इरप्शन शुरू, सॉरी ये आपका जो भूकंप है वो शुरू हुआ। अब यहां से भूकंप शुरू हुआ तो ये भूकंप का आपके क्या बन गया? ये बन गया अधिकेंद्र। जहां से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, और अब इसकी वेव है वो हर एक दिशा की ओर बढ़ेगी। इसकी वेव है वो इस दिशा की ओर जाएगी, यूं भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। प्राइमरी वेव की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां भी जाएगी। हाँ, सॉरी सेकेंडरी वेव की बात कर रहा हूं। पहले मैं सेकेंडरी वेव के
पर्सपेक्टिव समझा रहा हूं, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन यहां आते ही रुक जाएगी, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर लिक्विड है और सेकेंडरी वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, तो यहां आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन इधर वो आगे बढ़ती हुई जाएगी, इधर वो आगे बढ़ती हुई जाएगी, इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब आपका मान के चलो, अब आपका मान के चलो कि यहां से क्या शुरू हुई, यहां से क्या शुरू हुई, आपकी प्राइमरी वेव शुरू हुई। ठीक है, ये तो आपकी कौन सी हो गई, ये तो आपकी सारी की सारी सेकेंडरी वेव्स हो गई, ये तो सारी की सारी सेकेंडरी वेव्स होगी। अब मान लो आपकी प्राइमरी वेव स्टार्ट होती है, प्राइमरी वेव स्टार्ट होती है, तो जब प्राइमरी वेव स्टार्ट होती है तब आप क्या देखते हो, प्राइमरी वेव जब स्टार्ट होती है तब आप ये देखते हो कि यहां से कुछ इस तरीके से ये आएगी ऐसे नीचे, और प्राइमरी वेव जैसे यहां से आएगी तो सर ये तो लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है ना, प्राइमरी वेव पे पाबंदी थोड़ी है लिक्विड में ट्रेवल ना करने की, लेकिन ये थोड़ा सा मार्ग विचलित करेगी और कुछ इस तरीके से आगे आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे यूं प्राइमरी वेव। तो ये कौन सी वेव है, इनका अलग से लिख देता हूं, जो यहां से डिफ्लेक्ट हो गई ये एस वेव है, जो अंदर मैं दिखा रहा हूं वो आपकी कौन सी वेव है, वो आपकी पी वेव है, और बाहर निकल के कुछ इस तरीके से सरफेस को क्या करेगी, हिट करेगी, बाहर निकल के क्या करेगी, सरफेस को हिट करेगी। ठीक है, अब बाहर निकल के जैसे ये सरफेस को हिट करेगी तब आपको क्या पता चलता है, तब आपको क्या पता चलता है, तब आप एक चीज देखते हो कि जैसे ये बाहर निकल के सरफेस को हिट करती है, इस सरफेस को यहां पे हिट करती है, तो ये तो दोनों मीडियम में चल रही है। अब यहां पे हुआ क्या, अब यहां पे हुआ क्या कि आपका जो इतना क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बेटा, ये जो एरिया है जो मैं मार्क कर रहा हूं, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो एरिया बना, चलो इसको मैं रेड से मार्क करता हूं ताकि प्रॉपर सही दिखे। ठीक है, ये जो एरिया आपका बना, ये वाला एरिया, यहां पे कोई भूकंपीय तरंगे फील हुई क्या, इधर ये जो एरिया है यहां पे कोई भूकंपीय तरंगे फील हुई क्या, तो इस पूरे को हम क्या कह देंगे, इस पूरे को हम क्या कह देंगे, यानी ये एरिया लगभग लगभग आपका कितना होता है, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का एरिया, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का इस साइड में एरिया, इधर भी आप जब देखोगे तो लगभग 105 डिग्री से लेके और इधर 145 डिग्री तक का ये जो एरिया जो मैंने रेड मार्क कर रखा है, यहां कोई भी भूकंपीय तरंग है वो नहीं आई, क्योंकि बीच में लिक्विड आ गया तो वो तो यहीं से डेविएट हो गई और ये यूं सीधी आ गई, तो यहां कोई भी नहीं आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे कौन सी वेव नहीं आई बेटा, यहां पे पी वेव नहीं आई, कौन सी वेव नहीं आई, पी वेव नहीं आई, तो इस पूरे एरिया को 105 से 145 को मैं क्या बोलूंगा, पी तरंग का छाया क्षेत्र, पी तरंग का छाया क्षेत्र। इस साइड भी मैं यही बोलूंगा, यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया क्या, शैडो जोन किसको बोलते हैं, ये भी किसका हो गया, पी तरंग का छाया क्षेत्र, कितने डिग्री से कितने डिग्री में बेटा, 105 से 145, और दूसरा एस वेव कहां से कहां तक नहीं आई, तो एस वेव बेटा आपकी यहां से लेके और पूरा यहां तक, ये पूरा एरिया आपका किसका नहीं है, एस वेव का नहीं है, तो ये पूरा एरिया किसका हो गया, एस वेव या एस तरंग का छाया क्षेत्र, जहां एस वेव नहीं आई वो क्या हो गया आपका, एस तरंग का छाया क्षेत्र। ये बताओ आई क्या समझ में, पृथ्वी का लगभग 40% जो हिस्सा है ना वो एस तरंग छाया क्षेत्र से वंचित रहता है, तो एस का क्षेत्र कितना होता है, अगर पूरे एरिया में आता है तो लगभग 41% है वो छाया क्षेत्र किसका रहता है, पृथ्वी छाया क्षेत्र इसका रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने अधिकेंद्र है वो 180 डिग्री के माप से चलता है, तो 180 डिग्री के कोण से ही हमें निकालते हैं, तो 105 से 100 कितना हो गया, 45 डिग्री का आपका छाया क्षेत्र किसका हो गया, एस वेव का हो गया। ये अधिकेंद्र के पर्सपेक्टिव में, भूकंप के पर्सपेक्टिव में जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये किस तरीके से काम करती है, जो मैं स्टार्टिंग से क्लास में बार बार आपको समझाने की कोशिश करता था। एक बार जल्दी से यस नो करके इस चीज का मुझे आंसर करो कि हाँ सर ये चीज हमारे माइंड में आई, फिर मैं आपको आगे की 2-4 बातें और बताता हूं। ये देखो, देख रहे हो ये, ठीक है, ये यहां पे ये जो आप देख रहे हो इस भाग को क्या कहते हैं, जितना बच गया भाग इस भाग को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, और क्या क्या चीजें हैं, और जो 2-4 चीजें हैं जो अपने काम आ सकती है। ठीक है,
ये बात बेसिक सी किसकी थी, प्राकृतिक सोर्स में हमारे भूकंप की थी। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक का बात खोपड़ी में गया कि नहीं गया। ठीक है। अब चलो एक बार और, ठीक है एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार और बताने की डिमांड हुई है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भूकंप से जो किरणें जो सॉरी कि मैं बार बार किरणों को बोल रहा हूं, भूकंप से जो तरंगे निकलती है वो दो प्रकार की तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे बेटा वो होती है प्राथमिक तरंगे वो होती है जो हमारे तीनों प्रकार के पृथ्वी के अंदर के माध्यम है, चाहे पृथ्वी के अंदर ठोस भरा है तो भी वो उसमें से निकल जाएगी, द्रव भरा है तो उसमें से निकल जाएगी, गैस भरा है तो उसमें से निकल जाएगी, यानी तीनों माध्यम में क्या करती है, चलती है। लेकिन एस वेव, सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगों की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती है, जहां द्रव आ गया वहां आगे ये नहीं जाती, रुक जाती है। तो इसी आधार पर हमने समझाया, इसी आधार पर मैंने आपको क्या समझाया, इस आधार पर मैं आपको यह चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली हम एक चीज आपको यह बता रहे हैं कि जब इन प्राथमिक तरंगों की मैंने बात की आपसे, तो यहां पे अंदर तो पूरा इनर कोर है वो क्या है, द्रव से भरा हुआ है, इनर कोर द्रव से भरा हुआ। तो आप ये एक बात बताओ कि इस इनर कोर में द्रव भरा होने के कारण क्या यहां से सेकेंडरी वेव आएगी, आंसर हुआ सर नहीं जा पाएगी, वो यहीं आके रुक जाएगी। तो जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है वो सेकेंडरी वेव है, तो वो ठोस से तो यूं चलती जाएगी, लेकिन जैसे ही द्रव आएगा वो यहां आके रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, आ गई एक बात समझ में। लेकिन फिर यहां से सर सेकेंडरी वेव तो निकलती है, इसके बाद जब सेकेंडरी वेव निकलती है तब वो क्या करती है, ठोस से भी आएगी, लिक्विड से भी आएगी, आगे निकल जाएगी। अब इन दोनों व्हाइट वाली और ये जो ब्लू वाली है, इनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, जहां ये जो तरंगे हैं ये नहीं पहुंच पाती, तो यहां भूकंपीय तरंगों का आभास होता नहीं है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। अब जहां पी तरंगे नहीं पहुंची, पी तरंगे यहां नहीं पहुंची पर पहुंचनी चाहिए थी, तो ये तो हो गया पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री, और जो जहां एस तरंगे पूरी यहां से लेके यहां तक एस तरंगे यानी 105 से इधर और 105 इधर, ये इस बीच में एस तरंगे नहीं पहुंचे लगभग 41% एरिया में, तो ये हो गया एस तरंग का छाया क्षेत्र। अब बताओ, अब कोई समस्या है क्या? अब आपके जो कमेंट है वो आमंत्रित है एकदम, जितने भी डाउट है वो सारे पूछो, मैं अभी एंड टू एंड क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ये बेसिक सा अपना आज का जो एक टॉपिक है वो इस तरीके का सिनेरियो है। अब मैं सारे जल्दी सबके कमेंट लेके बता देता हूं। ठीक है, टाइमली हो जाएगा सिलेबस, प्रियंका जी टेंशन ना ले। देवकी नंदन जी, आप ये चीज अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो और अच्छा बता पाएंगे। लोकेश जी कल पढ़ा दिया मैंने, करीना जी आपका आंसर भी कर दिया। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली, जो सामने ना हो। अप्राकृतिक का मतलब अननेचुरल, जो नेचुरली, जो पृथ्वी ने नहीं बनाए, जो हमारी वजह से क्रिएट हुए, या अपने आप क्रिएट जो नहीं होके कोई किसी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो बहुत अच्छा रहेगा क्रिस जी, और अच्छा रहेगा, वो पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा पढ़नी चाहिए 11वीं-12वीं किताब। योगी जी इस क्वेश्चन का आंसर है कि एग्जाम डेट का लेके तो 100%, 100% आगे होगी। हाँ कृष्णा जी, डेली क्लास लाइव होती है। वहां जो वेव नहीं पहुंचती उस वेव का छाया क्षेत्र कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बढ़िया से तैयारी करो, कल मिलेंगे बाकी। ठीक है।